नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। हम लोग इस सीरीज़ में लगा रहे हैं कुछ सवाल समाजशास्त्र से जुड़े हुए, सामाजिक अवधारणाओं से जुड़े हुए, सोशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम ऐसा इस सीरीज़ को चला रहे हैं, आप में से कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग इसमें बाद में देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज़ के 12वें भाग में हैं, यानी देखते देखते हमने कब 200-250 प्रश्न लगा लिए, उनके प्रति समझ विकसित कर ली, हमें पता भी नहीं चला। क्योंकि धीरे धीरे देखिए आजकल क्या हो रहा है, हम लोग एक ई सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ई सेक्शन का मतलब हम लोग धीरे धीरे ई फ्रेंडली होते जा रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो ई शासन हो, किसी भी तरीके का ई जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर मीडिया या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ने का जो पैटर्न है वो आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से एक न्यूज़ आ रही है कि यूपीएचईएससी यानी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है वो, और यूपी पीजीटी, दोनों की ही डेट या दोनों की ही परीक्षा तिथियां घोषित हो गई हैं। यूपीएचईएससी जहां एक तरफ फरवरी में परीक्षा कराना चाहता है, वहीं यूपी पीजीटी मार्च अप्रैल में। तो आपके पास कुल मिलाकर के 2 महीने बचते हैं। अब में से बहुतों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने या तो पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है या यूपीएचईएससी का फॉर्म भरा हुआ है, और जिन्होंने इन दोनों का फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए भी एक खबर है कि अभी इसके बाद ही जीआईसी और जीडीसी भी आने वाला है, यानी उनको फिर से एक मौका मिलेगा। और नेट का पेपर तो आपको लगा ही है, बिहार का एस्टेट का रिजल्ट आने के बाद पीजीटी वहाँ भी आने वाला है। यानी हो सकता है कि नया साल जो आए वो हमारे लिए काफ़ी ढेर सारी नौकरियों की सूचनाएं, नोटिफिकेशंस लेकर के आए। तो इसके लिए ज़रूरी यही होगा कि हम कम से कम अपनी तैयारी वैसी रखें, और अगर हमारी तैयारी वैसी होगी तब जा कर के हम उस परीक्षा के प्रति सचेत हो पाएंगे। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के बहुत वीक हैं, आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, और ज़्यादातर इन पेपर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते हैं। नेट का पेपर अगर थोड़ा हाईफाई है, ठीक है, ये ऐसा माना जा सकता है, लेकिन जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्ज़ाम्स हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, बिहार का एग्ज़ाम है, इन सभी में जो प्रश्नों का स्तर है वो बहुत ही सामान्य होता है, और बहुत ही सामान्य इन द सेंस कि वो होते बहुत आसान है, लेकिन चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं, इसलिए वो कठिन हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ढंग से पकड़ बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। प्राइमरी ग्रुप पूछा गया है और कहा गया है कि प्राइमरी ग्रुप का एक फीचर कौन सा नहीं है, बताना है। तो प्राइमरी ग्रुप आप जानते ही हैं क्या होता है। अब देखिए यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो जाती है। प्राइमरी ग्रुप जिसकी बात कौन करते हैं, जिसकी बात करते हैं सी एच कूली भाई साहब, ठीक है। तो सी एच कूले ने किताब लिखी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी किताबें हैं कूले की ना, जिसमें कि कूले ने प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात करी, प्राथमिक समूह के बारे में बात करी, और बताया कि जो लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे हमारे बहुत निकटता के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं ये प्रायः, तो उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं, उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाई प्राइमरी ग्रुप की जो फीचर्स इन्होंने पूछा है कि कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह की या प्राइमरी ग्रुप की नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सी हैं, आपको पता चल जाएगा। व्यक्ति को उन्मेष, यानी थोड़ा सा पर्सनल ओरिएंटेशन होता है उसमें, लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, तो ये तो होगा ही। दीर्घकालिक उन्मेष, यानी लॉन्ग टर्म में ये संबंध चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा हुआ जरा सा छोड़ दिया। संबंध अपने आप में लक्ष्य है, ठीक है, संबंध है यही पर्याप्त है। संबंध लक्ष्य का साधन है, ये प्राइमरी ग्रुप की विशेषता नहीं दिख रही है। यानी प्राइमरी ग्रुप की विशेषता क्या नहीं है इनमें से प्राथमिक समूह की विशेषता ये नहीं है कि वे संबंध लक्ष्य का साधन माने जाएंगे। वे अपने आप में ही लक्ष्य होते हैं भाई। जब आप अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, जो आपके प्राथमिक समूह के हैं, उनके साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो उसे मतलब लक्ष्य का साधन तो नहीं मानते हैं उसे। हाँ, वो क्योंकि वो तो करना ही अपने आप में लक्ष्य है, तो इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तो प्राथमिक समूह जो है वो कूले भाई साहब ने बताया, जिस पुस्तक में बताया वो भी आपको पता दी गई है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कॉमन किताब है, आप सबको पता है, ऐसे कोई कठिन नहीं है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप जानते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का जो श्रेय है वो मैक्स वेबर को है भैया। मैक्स वेबर ने ये किताब लिखी है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, बाकी मैक्स वेबर की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सोशल एक्शन की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के आइडल टाइप्स की बात करते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं। बहुत शानदार विचारक हैं मैक्स वेबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कि रूरल एरिया, रूरल पर देखिए एक वीडियो भी है डिटेल में, आप उसे देख सकते हैं। रूरल कम्युनिटी का कौन सा फीचर नहीं है? फिर से वही सवाल, आइए देखते हैं कि क्या नहीं है इसका। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय का कौन सा तत्व नहीं है भाई? ग्रामीण समुदाय में हम देखते हैं कि हम की भावना तो होती है, बिल्कुल होती है। सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, और आत्मनिर्भरता भी पाई जाती है। कहा ही जाता है ना, ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर हैं। वो कौन सा एक स्टेटमेंट चलता है चार्ल्स मेटकॉफ का, कि भारतीय ग्राम लघु गणतंत्र हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और बना कि कौन कहता है कि भारतीय ग्राम लघु गणतंत्र हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ एक विचारक हैं जिनका मानना है कि जो इंडियन विलेजेस आर सफिशिएंट। तो जो विलेज हैं इंडियन वो सफिशिएंट है, क्षेत्र इसकी विशेषता नहीं होती है, या ग्रामीण समुदाय का तत्व क्षेत्र नहीं है। बाकी तीनों बातें जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अरे सॉरी, क्षेत्र तो होगा ही, क्षेत्र होगा, सांस्कृतिक विविधता नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर प्रायः एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी उसका एक हिस्सा नहीं है, सॉरी। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। यानी बढ़ती हुई जटिलता में समाज कैसे सरल से जटिल की तरफ गया, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ गया, ये पूछा गया है। कि पहले तो समाज बहुत सिंपल था, फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, धीरे धीरे जो जटिलता बढ़ी, वो किस तरीके से बढ़ी उसका क्रम लगाना है। आइए देखते हैं। तो हमें इतना पता है कि इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो हंटिंग गैदरिंग करते थे। हंटिंग गैदरिंग यानी शिकार करना, आखेटक और संग्राहक जिसको बोलते हैं। तो आखेटक सबसे पहले आएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आखेटक ए और सी में सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, आखेटक के बाद चारागाही, आखेटक संग्राहक और फिर चारागाही कृषक औद्योगिक। तो हमें पहला तो पता है कि आखेटक पहले आएगा, ये बात निश्चित है। और सबसे लास्ट में उत्तर औद्योगिक आएगा। अच्छा, ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फंसाया है इन्होंने। ये भी सबको, हम दोनों सबको पता है, दोनों ऑप्शन समान है। उत्तर औद्योगिक के पहले औद्योगिक आएगा, ये भी इन्होंने समान रखा हुआ है। और इसके पहले कृषक आएगा, कृषक भी इन्होंने समान रखा है। अब क्या बचा? अब आप ये बताइए, आखेटक के बाद एकत्रीकरण आएगा कि चारागाही आएगा? तो अभी मैंने बोला ही आपसे कि हंटिंग, और हंटिंग के बाद गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अब हम जो है लेकर के घुमंतू बन गए, पशुओं को लेकर के निकलेंगे, पशुओं को चराएंगे, फिर खेती करना सीखा, फिर इंडस्ट्रियल हुए, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल हुए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि आखेटक हो गए, शिकार करते थे, शिकार करने के बाद फिर धीरे धीरे चारागाही पे आए, चारागाही से कृषक समाज बना, और कृषक समाज से फिर जो है क्या बोलते हैं, हमारा उत्तर औद्योगिक समाज बना। ठीक है, तो ये जो है सही क्रम इनका देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ कृषक के बाद कोई चारागाही क्यों ही बनेगा, ये भी तो समझिए बात को। कृषक के बाद चारागाही थोड़ी ना आता है, तो चारागाही बाद पहले आएगा, ना कि कृषक के बाद आएगा। तो इस वजह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्रभाग में रखती है, किसको अग्रभाग में रखती है बताइए? जो कि अग्रभाग में किसको रखती है? समाजशास्त्र जिस सब्जेक्ट की स्टडी करता है, जिस विषय की स्टडी करता है, वो अग्रभाग में किसको रखती है? उसका कोर स्टडी पॉइंट क्या है? सोशल एक्शन, यानी सामाजिक क्रियाएं का ही तो अध्ययन करते हैं ना भाई हम लोग।
एक्शन तो सोशल एक्शन की ही तो स्टडी होती है सामाजिक समाजशास्त्र में, व्यक्ति की थोड़ी होती है। अनूठी सामाजिक घटनाएं की तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, संस्कृति तो हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो केवल समाजशास्त्र में पढ़ी जाती है, वो है सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, तो जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के लिए हम जिस उस प्रयोग करते हैं वो है हमारा सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि जब दो लोग एक साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे क्या बनाते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन 1 है, P1 है और एक P2 है। ये दोनों जब आपस में अंतरक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक समाज बनाएंगे, एक संस्था, एक संघ, या फिर एक युग्मीय समूह। देखिए कितना बढ़िया टेक्निकल बात इसमें ऐड कर दी। युग्मीय समूह का मतलब होता है डायड ग्रुप। आपको बताना है कि ये डायड ग्रुप किसने दिया हुआ है, ये भी बताइएगा। तो पहला तो बात ये हो गई कि जब दो लोग एक साथ अंतरक्रिया करेंगे तो समाज दो के करने से तो नहीं बनेगा। संस्था तो आपको पता है कि नियमों का ही संकलन होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है। एक संघ यानी समिति भी नहीं बनेगा, एसोसिएशन भी नहीं बनेगा। बचा क्या, डायड ग्रुप बचा, यानी इसको बोलते हैं ना द्वय, द्वय या द्विक त्रिक जो भी आप बोलते हैं इसे, मोनाड, डायड, ट्रायड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायड ग्रुप। इसकी बात किसने करी है, इसकी बात करी है सिमेल ने। जॉर्ज सिमेल ने संबंधों के जो आकार है समूहों का उसके आधार पर बताया कि दो लोग मिलकर के द्वय समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन जब उस समूह में एक तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है तो वो त्रय समूह बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। यानी मैक्स मूलर कहते हैं कि जो रिलीजन है वो कहाँ से निकला है, रिलीजन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन के लिए कई सारी थियरी चलती है ना, जिसमें से प्रकृतिवाद और एनिमैटिज्म और मोनोथिज्म, फेटिसिज्म, तमाम सारी थियरीज चलती हैं। तो मैक्स मूलर की कौन सी थियरी है इसमें से, मैक्स मूलर की थियरी है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ठीक है, मैक्स मूलर कहते हैं कि प्रकृतिवाद जो है वही धर्म, वहाँ से जाकर के हमारा रिलीजन, हमारा धर्म कहाँ से निकला है, प्रकृति से निकला है। क्योंकि भाई मान लीजिए जो प्रकृति है, जो देवी देवता है, वो हमने सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, ये कैसे बना है, प्रकृति से बना है। ठीक है, और तमाम सारे धर्म ऐसे हैं जहाँ पर इनकी पूजा की जाती है, इनसे डरा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। उपहास है, उपहास किसे कहते हैं, यानी किसी का उपहास उड़ाना, या जब आप किसी का उपहास उड़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है। उपहास क्या है, इन चारों में से जो चार शब्द दिए हैं इन सब में से उपहास क्या है। सामाजिक मानदंड तो नहीं होगा, ठीक है, सामाजिक मानदंड भी नहीं होगा। लोकाचार कैसे हो सकता है, लोक रीति कैसे हो सकता है, सामाजिक स्वीकृति। उपहास का मतलब यहाँ पर किसी का निगेटिव मजाक उड़ाना नहीं है। उपहास का मतलब है कि किसी से मजाक के रिश्ते होना। तो जब आप किसी से मजाक के रिश्ते करते हैं, जो जोकिंग रिलेशनशिप्स जिसे कहते हैं, तो जोकिंग रिलेशनशिप क्या कोई बुरी चीज़ होती है, तो अच्छी बात है। देवर भाभी का संबंध, जीजा साली का संबंध, इनमें सब में मजाक चलता है और उनमें सामाजिक स्वीकृति भी होती है। तो उपहास में क्या होगा, सामाजिक स्वीकृति पाई जाएगी। इस तरीके के प्रश्न बड़े जटिल होते हैं क्योंकि हमें इन शब्दों का जो कोर वो होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सामाजिक स्वीकृति, यानी सोशल एक्सेप्टेंस या सैंक्शन जो आप इसे कहें, वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है संदर्भ समूह शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। अब देखिए संदर्भ समूह, तो जैसे ही आपने देखा आपकी आंखें चमकी, लेकिन तब तक लिखा हुआ है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो आपको बताना है कि सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हाइमन एक विचारक थे, हर्बर्ट हाइमन। इन्होंने सबसे पहली बार संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बाद में मर्टन ने उसे अपनी थियरी में इंट्रोड्यूस कराया, बाद में मर्टन ने उसे पढ़ा कि जो है संदर्भ समूह जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन सबसे पहली बार उसे हाइमन ने अपनी थियरी में इस्तेमाल किया था। इसी के साथ एक प्रश्न और जुड़ जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि किस भारतीय विचारक ने, यानी किस भारतीय समाजशास्त्री ने संदर्भ समूह सिद्धांत का अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है, तो आपको M.N. श्रीनिवास पता होना चाहिए। क्योंकि M.N. श्रीनिवास ने अपनी जो थियरी है ना संस्कृताइजेशन वाली, संस्कृतिकरण वाली, उसमें इसका इस्तेमाल किया है कि कैसे व्यक्ति जो है, ऊंची जातियां जो हैं सो कॉल्ड,
उनकी तरफ जाना चाहता है और उनके रीति रिवाज अपनाना चाहता है तो संस्कृतिकरण में वो उन्हें अपना संदर्भ समूह मानता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं, चश्मे दिए हुए हैं और उनके थिंकर्स से आपको उन्हें मैच कराना है। देखते हैं भाई, लिखा हुआ है कि सोरोकिन, डेरेनरॉफ, स्पेंसर और डर्कहाइम। जो सबसे आपको आसान लगे उससे शुरू करते हैं। चलिए, तो स्पेंसर आपको सबसे आसान लग रहा होगा इसमें से। तो आपको पता है कि स्पेंसर जो है वो उद्विकासवादी है, यानी सी को 4 से मिलाना है। एक में ही मिला दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। आगे आगे बाकी भी देख लेते हैं। यानी कि जो सोरोकिन है, आपको पता है वो चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत बताते हैं कि संस्कृतियां कैसे आइडियलिस्टिक सेंसेट। नहीं पता है तो फिर पढ़िए उसको। ठीक है, आपको पता है डेहरेनरॉफ क्या बात करते हैं। डेहरेनरॉफ आपको पता है कि भाई द्वंद्वात्मक पैटर्न पर चलते हैं। हमने आपको बताया भी था कि मार्क्स की क्रिटिक करते हैं। बचा क्या? बचा हमारा डर्कहाइम। तो डर्कहाइम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल, है ना, संरचनात्मक प्रकारात्मक की बात करते हैं। तो देखिए चारों आपको पता चल गए। ठीक है, अब आपको चारों की किताबें, चारों की थियरीज पता हैं कि नहीं, ये आप देखिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रकार्यवाद की धुरीय कार्य पद्धति है। धुरीय कार्य पद्धति समझते हैं? धुरी कार्य पद्धति का मतलब होता है कि एक ऐसी पद्धति जिसमें मतलब जिस पर कि वो टिका हो। प्रकार्यवाद टिका किस पर है, इन्होंने ये पूछा हुआ है कि इनमें से किस चीज़ पर प्रकार्यवादी की धुरीय कार्य पद्धति, यानी जितने भी फंक्शनलिस्ट आप देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, पुस्तकालय कार्य मतलब उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, यहाँ पर कुल मिलाकर के ये पूछा गया है। हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है लेकिन आपको समझना है। जो फंक्शनलिस्ट हैं उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, वो किस पद्धति का प्रयोग करके स्टडी करते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण तो नहीं करते हैं वो। पुस्तकालय कार्य घर वहाँ बैठ करके कर रहे होते तो उन्हें फिर बुक व्यू वाला कह दिया जाता, है ना। तो बुक व्यू भी नहीं इस्तेमाल करते हैं वो। फिर क्या बचा? अनुमानिक यानी ओरल हिस्ट्री, और ये इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं तो ये भी काट दीजिए। बचा क्या? आपका बचा क्षेत्रीय कार्य, यानी जितने भी फंक्शनलिस्ट आप देखेंगे वो सब ने क्या किया है? फील्ड वर्क किया है। तो जो फील्ड वर्क करते हैं, ज़्यादातर फंक्शनलिस्ट वाले जो विचारक हैं वो सब फील्ड वर्क करते हैं, चाहे श्रीनिवास हो, चाहे डर्कहाइम हो, चाहे वो कोई भी, मोस्टली जितने भी जो प्रकारवादी हैं उन सभी ने कुछ ना कुछ फील्ड वर्क किया हुआ है और ज़्यादातर लोग उस फील्ड वर्क को ही अपनी थियरी में जो है स्थान देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मीड के लिए सामान्यीकृतन यानी जनरलाइज्ड अदर्स, पहली बात, और दूसरा है सिग्निफिकेंट अदर्स, किसके सृजन करता है? ये किस, इनसे मिलाकर के क्या बनता है? ठीक है, यानी जनरलाइज्ड अदर्स और सिग्निफिकेंट अदर्स से क्या बनता है पूछा जा रहा है। आई, मी, ईगो, सुपर ईगो। तो आपको पता ही होगा कि इसमें से ईगो सुपर ईगो तो जो है फ्राइड के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई तो जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके पास होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मी, यानी मी के सृजन करता है। मी के ही दो मी जो है, मी में ही जनरलाइज्ड अदर्स और सिग्निफिकेंट अदर्स धीरे धीरे बच्चा सीखता है। दो तरीके के स्टेजेस बताते हैं, तीन तरीके के, इमिटेटिव, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, है ना। तीन तरीके के स्टेज उन्होंने बताए किस जिनसे होकर के वो बातें शुरू होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ें। एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? ठीक है, एक प्रदत्त जो है सामाजिक स्थिति से मेल खाती हुई जो भूमिकाओं का संग्रहण है वो क्या कहलाता है? बहुविध भूमिकाएं, भूमिकाओं का संघर्ष, भूमिका पुंज और भूमिकाओं का जोड़। यानी अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारी भूमिकाएं दे दी जाएं और वो उसकी सामाजिक स्थिति से मेल खाती हो तो वो कैसी क्या कहलाएगा? तो इसको हम कहते हैं रोल सेट। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो रोल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रोल सेट हो गया। चलिए, रोल सेट कॉन्सेप्ट किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 14? आइए देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? रोल सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को दो या ज़्यादा भूमिकाएं जो कि मेल नहीं खाती हैं से मांग का सामना करना पड़ता है तो वह भूमिका संघर्ष की स्थिति होती। ठीक है, दोनों में भाई अपोजिट होगा, एक कुछ और कहेगा एक कुछ और कहेगा, तो दिक्कत तो होगी ही भाई। भाई एक भूमिका कुछ और कह रही है, एक भूमिका कुछ और कह रही है, तो दिक्कत होगी, तो संघर्ष की स्थिति बनेगी। चलिए, क्योंकि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऐसे पारंपरिक समाजों में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिका अदा करता है, भूमिका संघर्ष सामान्यतः नहीं होता। ठीक है, पारंपरिक समाजों में तो व्यक्ति एक भूमिका अदा करेगा, तो ज़्यादा या दो दो तीन तीन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो संघर्ष नहीं होता है। लेकिन ये इससे कुछ बात रिलेट नहीं कर रही है, ये मतलब हमें नहीं लग रहा कि कोई रिलेशन इसमें दिख रहा है। तो बातें तो दोनों ठीक हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं लग रही है। तो ए और आर दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही फेमस बुक है, आप सबको पता हुआ है, आप सब जानते हैं अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसने लिखी है? आपको पता होगा, ये लिखी है एम एस गोरे ने। ठीक है, इसका सही आंसर एम एस गोरे हो जाएगा। एम एस गोरे ने अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक जो बुक है वो लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से दो बातें पता चली। पहला तो महुआ पर स्टडी किसने करी, किस मेथड से करी, मेथड कौन सा लगाया? स्ट्रक्चरल फंक्शनल। और किस पे करी? ज्वाइंट फैमिली पर। और कहाँ करी? महुआ पर करी। देखिए कितने सारे बातें इसमें फैक्ट निकले। तो महुआ पर, ज्वाइंट फैमिली पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड के द्वारा स्टडी किसने करी? अब किताब का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। किताब का नाम है, जो कमेंट सेक्शन में जिस किताब में जिस थिंकर ने काम किया वो आप बताइए फटाफट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आईपी देसाई, क्योंकि आईपी देसाई ने महुआ में, एक यहाँ से ये भी फील्ड वाला भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि आईपी देसाई ने महुआ में जो है संयुक्त परिवार की स्टडी करी और बताया किस तरीके से जो पीढ़ियाँ हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, आइए। लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमीलित कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है भाई नीचे दिए गए प्रश्न? आइए देखें। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप एंड मैरिज और फैमिली इन इंडिया। तो प्रश्न तो बड़े, किताबें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं भैया, याद रखनी होंगी आपको। आइए देखते हैं। तो जो सही इसका क्रम होगा, क्या होगा? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी है? आप जानते हैं, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है भैया के एम कपाड़िया साहब की। तो तीसरे को ए से मिला देंगे। ठीक है, यानी ए को 3 से मिला देंगे, जो मतलब तरीका है, ए को 3 से मिला देंगे। फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आप सभी की ज़बान पर रटी हुई किताब है, तो इसको किससे मिला देंगे? इरावती कर्वे से मिला देंगे। अगला क्या है? किनशिप एंड मैरिज, ये किसकी है? ये भी आपको पता चल गई। देखिए, तो इसको हम रॉबिन फॉक्स से मिला देंगे। ठीक, और बचा क्या? फैमिली इन इंडिया। तो फैमिली इन इंडिया को किससे मिला देंगे? इसको हम मिला देंगे ए एम शाह से। तो जो सही जवाब हमारा निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, जो मैच कराने के बाद, वो बी निकल करके आएगा। 3 4 2 और 1, यानी इसको हम 3 से मिलाएंगे, फिर इसको हम 4 से मिलाएंगे, इसको यहाँ लिख दें अगर आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको 3 से मिलाएंगे, इसको 4 से मिलाएंगे, इसको 2 से और इसको 1 से। ठीक है, ये इसका सही क्रम, सही स्तर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पवित्रता और प्रदूषण, दो की टर्म दे दिए गए। देखिए आपको कितना आसान हो गया। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? ठीक है, पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। किसने कहा भाई? तो ये कहते हैं, एक ही विचारक है जो प्योरिटी और पोल्यूशन के बारे में जो जिक्र करते हैं, कच्चा फूड पक्का फूड, है ना, बताते हैं किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी।
तो पवित्रता तथा प्रदूषण पर बताने वाले जो विचारक हैं वो कौन हैं? वो हैं लुई डूमो, जिनकी एक बुक भी है होमो हायरार्कस करके, है ना, होमो हायरार्कस। तो इस किताब में वो बताते हैं किस तरीके से इंडिया में और बाहर जाति व्यवस्था कैसे देखी जाती है, या उसका क्या जो है वो जाति व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं। आगे देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लिखा हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंक्शनल थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन किसने बताई है? फंक्शनल थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? एक ही नाम है, आपको पता भी होगा। फंक्शनल थियरी किसने बताई है? वैसे तो इस प्रश्न में कोई भी सही उत्तर नहीं है, ये प्रश्न गलत है, लेकिन चलिए फिर भी आप इसको जान लीजिए। एक किताब है जिसका नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस, जो कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूरे की है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस अलग अलग दे दिए हैं, इस वजह से ये गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूरे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 क्या है? किताबें दी हैं, अभी देखिए पीछे बताया आपको हमने, होम्यो हायरार्कस, है ना। तो किससे मिलाएंगे भाई? होम्यो हायरार्कस को मिला देंगे आप लुई डूमो से, भी आपको पता चल गया है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इसको आप मिलाएंगे किससे? जीएस घुरिये सर से, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। तो इसका सही क्रम क्या हो गया? DCAB, यानी इसको कैसे देखेंगे? DCAB यानी जहाँ पर होमो हायरार्कस को डूमो से मिलाया गया हो। तो इसका सही आंसर C हो जाएगा, ठीक है। D, C, A और B। चलिए C वाला, यानी होमो हायरार्कस को डूमो से मिलाना है, ह्यूमन सोसाइटी को, जो B वाला आंसर है वो किंग्सले डेविस, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह, और कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन GS घुरिये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपने देख ही लिया है, क्योंकि तो आप बिना लगाए कहाँ रुकने वाले हैं। तो इस अगले प्रश्न की तरफ चलें। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा हुआ है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है। ये तो मार्क्सिस्ट थियरी कहते ही हैं कि परिवर्तन क्रांति से आएगा, है ना। यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, जीतने के लिए पूरा दुनिया है। तो उसमें दो तरीके के परिवर्तन की बात करते हैं। पहला परिवर्तन है संरचना में परिवर्तन, और दूसरा है संरचना का परिवर्तन। तो में परिवर्तन और का परिवर्तन जो है, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है कि केवल थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि पूरा स्ट्रक्चर है बदल जाएगा? तो मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि नहीं, थोड़े बहुत चेंज से काम नहीं चलेगा, बल्कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन आएगा, यानी कि रेडिकल चेंज आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी वाला, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, ठीक है। तो संपूर्ण संरचना में जो परिवर्तन आएगा उसकी बात यहाँ पर ये करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फिर कुछ थिंकर दिए हुए हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? आइए देखते हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है, चक्रीय सिद्धांत किसका है? रैखिक उद्विकासवादी, द्वंद्वात्मक और प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक तो आपने अभी पीछे देखा है, पीछे आपको बताया गया पीछे वाले सवाल में, किंग्सले डेविस और विल्बर टी मूरे, यानी डी को 3 से 1 में ही मिला हुआ है। खैर आइए बाकी भी देख लेते हैं कि चक्रीय किसका है, टॉयनबी का है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत अर्नोल्ड टॉयनबी जो बताते हैं। रैखिक उद्विकासवादी किसका है, ऑगस्ट कॉम्ट का। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, समाज का उद्विकास जिन चरणों में हुआ है। और द्वंद्वात्मक किसका है, कार्ल मार्क्स और डेरेनरॉफ का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, आइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से किस में दिखता है? यानी अगर एक तरफ आप ट्रेडिशनल थियरी रखें और एक तरफ आप मॉडर्न थियरी रखें, तो दोनों के पर्सपेक्टिव में जो बेसिक डिफरेंस दिखेगा वो क्या होगा?
बेसिक डिफरेंस किस तरीके का वहाँ पर नज़र आता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है यानी जो हमारी ट्रेडिशनल थियरी है वो कैसी होती थी, वो होती थी मैक्रो थियरीज, यानी 6 धर्मों की स्टडी, है ना, वेबर ने कर डाली। पूरी 11 देशों की स्टडी दरखाइम ने कर डाली, कॉम्ट ने कर डाली, तमाम स्टडीज़ मार्क्स ने कर डाली। तो बड़ी बड़ी स्टडीज़, खूब बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए, खूब ग्रैंड थियरीज दी गई। तो मैक्रो थियरीज पहले दी जाती थी। आज क्या है, आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी थियरीज नहीं बनती है, माइक्रो थियरीज बनती हैं। आप देखिए फूको को देख लीजिए, आप चाहें जितने भी मॉडर्न थिंकर्स हैं, छोटे छोटे सिद्धांत बताते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंतर दिखाई देता है मैक्रो माइक्रो वाला, वो क्या है कि समष्टि से यानी मैक्रो से माइक्रो सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निशब्द स्थानांतरण, यानी जो ट्रांसफर हुआ है थ्योरी में वो कैसा हुआ है, वो हुआ है हमारा समष्टि से व्यष्टि तक का। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा ही सरल और बड़ा ही मज़ेदार सवाल आ गया है, लेकिन इसके पहले आप ये वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करिए और जो टॉपिक आपको पढ़ने हुआ करें उनको भी बताया करिए, जिससे कि उस पर हम टर्म ऑफ द डे वगैरह बना सकें। तो कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? कितना सरल सवाल है, आप सभी ने जीवनी वगैरह पढ़ते ही होंगे आप। तो इसका सही आंसर है सेंट साइमन। सेंट साइमन जो थे वो कॉम्ट के परामर्शदाता थे, एक फिलोसफर थे सेंट साइमन। और उसी से इनका जो है इंटरेस्ट जगा किस तरीके से कॉम्ट भाई साहब का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट साइमन। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी, कुछ तो सीख रहे होंगे खेल खेल में। आसान तरीका है, आधे घंटे में आपने इतने सारी फैक्ट्स, इतने सारी चीज़ें रिमेंबर कर ली, क्या बोलते हैं, मेमोराइज़ कर ली और रिवीजन कर लिया, और क्या चाहिए। ठीक है, आधे घंटे में क्या ही होता है, कान में ईयरफोन लगाइए और ये सारे सवाल सुन डालिए। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग कल मिलेंगे ठीक 12 बजे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए 20 सवालों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।